तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सम्राट अशोक के शासनकाल को। तो हमारा मौर्य वंश चल रहा था और मौर्य वंश में मैं बता दूं कि 2 वीडियो ऑलरेडी हो चुका है। तो पार्ट 1 वीडियो में हमने देखा था मौर्य वंश की जानकारी कैसे मिलती है और मौर्य वंश के पहले शासक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल को देखा था। फिर हमने सेकेंड वीडियो में देखा था कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनके पुत्र बिंदुसार का शासनकाल कैसे हुआ और उन्होंने अपने शासनकाल में क्या क्या किया, ठीक है, इसको देखा था। और आज की इस वीडियो में हम बिंदुसार के पुत्र अशोक यानी कि सम्राट अशोक जिसे कहा जाता है उनको शासनकाल को देखेंगे, ठीक है। तो बने रहे लास्ट तक हमारी इस वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए अशोक यानी कि सम्राट अशोक के बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा कुछ, ठीक है। तो अशोक का जन्म जो है वो 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ। इनके पिता का नाम बिंदुसार तथा माता का नाम सुबदारगी था, जिसे धर्मा के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि सुबदारगी जो थी उन्हें धर्मा के नाम से भी जाना जाता है। फिर नेक्स्ट है कि बौद्ध ग्रंथ के अनुसार यानी कि बौद्ध धर्म के अनुसार अशोक राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या करके एक कुआं में डाल दी थी और वह कुआं आज भी पटना के अगम कुआं नामक स्थान पर स्थित है। यानी कि बौद्ध ग्रंथ में यह पता चलता है कि अशोक जो थे वो राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या की थी और उन्हें एक कुआं में डाल दिया था, ठीक है। 269 ईसा पूर्व में अशोक ने अपना राज्याभिषेक कराया। यानी कि अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ? तो 269 ईसा पूर्व। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया तथा कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। यानी कि अशोक के राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद जो अशोक है वो कलिंग पर आक्रमण किए थे, यानी कि 261 ईसा पूर्व में। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है कलिंग की आक्रमण की जानकारी खारवेल की हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। यानी कि कलिंग पर जो आक्रमण हुआ था अशोक द्वारा उसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो खारवेल की हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। इस अभिलेख के अनुसार कलिंग आक्रमण के समय कलिंग का राजा नंदराज था। यानी कि इस अभिलेख के अनुसार कलिंग में जो आक्रमण हुआ था उस समय कलिंग का राजा नंदराज थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कलिंग में हुए नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और अशोक ने युद्ध नीति सदा के लिए त्याग दिया और भैरी घोष के स्थान पर धम घोष की स्थापना की। यानी कि कलिंग में जो भी नरसंहार हुए उसको देखकर अशोक के हृदय परिवर्तन हो गया और अशोक युद्ध नीति को त्याग दिया और भैरी घोष के स्थान पर धम घोष की स्थापना की। यानी कि कलिंग में जो है बहुत सारे लोग मारे गए थे, बच्चे भी मारे गए थे, यहाँ तक कि बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया था। और वह देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है और अशोक युद्ध नीति को त्याग कर देते हैं और इसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। नेक्स्ट है फिर ऐसा माना जाता है कि अशोक ने हाथियों को प्राप्त करने के लिए कलिंग आक्रमण किया था। यानी कि ऐसे मान्यता है कि अशोक जो है वो कलिंग पर आक्रमण इसलिए किए थे क्योंकि उन्हें हाथियाँ चाहिए थी, ठीक है। कलिंग आगमन के बाद कलिंग आक्रमण के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। यानी कि कलिंग आक्रमण के बाद अशोक बौद्ध धर्म को अपना लिए। इसे बौद्ध धर्म अपनाने की प्रेरणा इसके भतीजे निगरोध से मिली और बौद्ध धर्म अपनाने की प्रेरणा निगरोध से मिली जो कि इनके भतीजा था। जबकि बौद्ध धर्म की शिक्षा उपगुप्त ने दी थी और अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा कौन दिया था? तो उपगुप्त ने दिया था। फिर अगला देख लेते हैं। तो अशोक शुरुआत में ब्राह्मण धर्म मानता था परंतु बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया। अशोक का बौद्ध धर्म उसका व्यक्तिगत धर्म था। यानी कि उसका व्यक्तिगत धर्म था, उसने कभी भी बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं किया, किंतु अशोक बौद्ध धर्म को संरक्षण देता था। यानी कि अशोक जो था उसका बौद्ध धर्म उसका व्यक्तिगत धर्म था, उसने दबाव नहीं बनाया कि सभी को बौद्ध धर्म मानना है। फिर नेक्स्ट है बौद्ध धर्म। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने बेटे महेंद्र एवं बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा।
यानी कि अशोक बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को कहाँ भेजा, तो श्रीलंका भेजा था। फिर नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष से ही धर्म यात्रा प्रारंभ कर दी थी। इस यात्रा का क्रम इस प्रकार है, यानी कि सबसे पहले जो धर्म यात्रा किया था अशोक ने वो बोध गया, फिर बोध गया से उन्होंने गया कुशीनगर, फिर कुशीनगर से लुम्बिनी, लुम्बिनी से कपिलवस्तु, फिर कपिलवस्तु से सारनाथ, सारनाथ से श्रावस्ती। तो ये क्रम है जो अभी